हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हम सबको ये भी पता है कि ऑक्सीजन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन ऑक्सीजन की जर्नी एटमॉस्फेयर से लेके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक भी इतनी आसान नहीं है। कुल 6 स्टेप या बोलिए 6 स्टेशन है जिसमें से ऑक्सीजन को होके गुजरना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए। और इन हर स्टेशन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते पहुंचते इतना रह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। ये 6 स्टेप नेचर ने इतने फाइनली बैलेंस करके हमें दिए हैं कि अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी रुकावट आ जाती है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती गई तो सेल डेथ या ऑर्गन डेथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की ये जर्नी देखने के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारा ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एयर टू माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल बना रहे। तो और कोई टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप 1, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% होता है। इसका मतलब कि 21% ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि नॉर्मल एयर प्रेशर है एट द सी लेवल। जब वो 2500 मीटर की तरफ रहता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड 550 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो होता है अराउंड 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब 160 से वो गिरने लगता है 110 तक। इंसान अगर और ऊपर चढ़ जाए 5000 मीटर में, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच जाता है सिर्फ 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऐसे में ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाता है सिर्फ 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे 160 से 100 की गिरावट हो गई है, मतलब 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया है। और ऊपर चढ़ने पे करीब 7500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो गिर के हो जाएगा 350 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और ऑक्सीजन का प्रेशर 50 से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही रह जाएगा। आपका हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा, आपका लंग्स भी ठीक होगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको सांस लेने में डिफिकल्टी आने लगेगी। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा और हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप दिए गए लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन की जर्नी का दूसरा स्टेप। इस स्टेप में ऑक्सीजन नॉर्मल एटमॉस्फेयर से होके हमारे लंग्स की तरफ बढ़ता है। तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है, जब हमारे शरीर के अंदर जाता है थ्रू नोज और थ्रू ट्रेकिया, तो ये हमारे शरीर के अंदर के वाटर वेपर से डाइल्यूट हो जाता है और इसका जो प्रेशर है वो 160 से गिर के 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रह जाता है। ये कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन आप साइड में देख लीजिए। 760 माइनस 47 जो इसमें है दैट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। 760 माइनस 47 जितना बचता है उसका अगर हम 21% निकाले तो आता है 149.7, दैट इज अराउंड 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप 2 का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। स्टेप 2 में जो ऑक्सीजन का प्रेशर गिर रहा है ट्रेकिया में, वो गिरता है ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन और द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, मतलब ह्यूमिडिटी। फ्रेंड्स, आपने महसूस किया होगा जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है या उमस बहुत ज़्यादा होती है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ऐसे कंडीशन में अगर आप घर में आ जाए, एसी चला ले या डीह्यूमिडिफायर चला ले तो आपको सांस लेने में आराम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जिस तरह ऑक्सीजन हमें लेना जरूरी है, उसी तरह हमारे बॉडी में बनता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को इफेक्टिवली निकालना भी जरूरी है। लंग का यूनिट होता है जिसको हम एल्वेला बोलते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन होता है ऑन एन एवरेज अराउंड 45 होता है। तो जो 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर से ऑक्सीजन घुस रहा था टूवर्ड्स एल्वेला, वो वहां पे बैठे हुए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डाइल्यूट हो जाता है
और जो इफेक्टिव एल्वेलर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बचता है वो बच जाता है 150 माइनस 45 अराउंड 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इस थर्ड स्टेप का क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? कुछ कंडीशंस में जैसे कि सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस या पेशेंट्स जो ज़्यादा स्मोक करते हैं या किसी को ऐसा बीमारी हुआ है कि जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, वैसे केस में ये CO2 का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से इफेक्टिव एल्वुलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो इस फॉर्मूला के हिसाब से 105 होना चाहिए वो बहुत ही गिर जाता है। ऐसे पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ बनी रहती है। इसका इलाज क्या है? अगर आप बीमार हैं, तबीयत खराब है, तो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, इलाज करवाएं। दूसरी बात, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो प्लीज स्मोकिंग छोड़ दें। फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 वो होता है कि जब ऑक्सीजन एल्वुलस से एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आर्टरी में जाता है। नॉर्मली इसका जो ग्रेडियंट होता है, मतलब एल्वुलर और आर्टरी के बीच में जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है ऑक्सीजन का, वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फॉर एन यंग एडल्ट ऑन एन एवरेज और फॉर ओल्ड पर्सन अराउंड 14 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो आर्टरी में जो ऑक्सीजन प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 92 टू 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस 4th स्टेप का क्लिनिकल एप्लीकेशन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की वजह से ऑक्सीजन नॉर्मल कंसंट्रेशन तक एल्वुलस तक तो पहुंचता है, लेकिन एल्वुलस से वो आर्टरी की तरफ जा नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, इसका इलाज से ज्यादा इसका प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या सांस लेने में तकलीफ हो रही है आपके ऑक्यूपेशनल जगह पे, तो आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, ऐसे टॉक्सिक फ्यूम्स को क्रोनिकली लंबे देर तक इनहेल करना बंद करें, अपना जॉब चेंज करें, जिससे कि आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ना हो जाए। क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक बार फुल फ्लेजेड हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ लंग ट्रांसप्लांट ही बचता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं 5th स्टेप में। 5th स्टेप में आता है कि जब ऑक्सीजन 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर ब्लड में एक्सर्ट करता है और एक ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट करता है। ये ऑक्सीजन टेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऑक्सीजन प्रेशर पे ही आपका हेमोग्लोबिन मोर देन 90% ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? आपने ये देखा होगा कि जो पहाड़ों पे रहते हैं, लो ऑक्सीजन प्रेशर वाले कंडीशन पे रहते हैं, ऊंचाइयों पे रहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन टेंशन ब्लड में कम होता है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बाय नेचर उनका हेमोग्लोबिन लेवल बहुत बढ़ जाता है। 6th स्टेप में ऑक्सीजन का टेंशन भी 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, हेमोग्लोबिन भी प्रॉपर्ली सैचुरेट हो गया है। अब ऑक्सीजन को ट्रेवल करना है फ्रॉम द ब्लड वेसल टू डिफरेंट सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। अब जो ऑक्सीजन फॉल होता है वो फॉल होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट फ्रॉम द स्मॉल कैपिलरीज। सो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन का प्रेशर माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर पहुंचता है वो होता है अराउंड 5 टू 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो केमिकल या जो टॉक्सिन्स माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बंद कर देते हैं, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन यूटिलाइज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर पाता है और पेशेंट हाइपोक्सिया से मर जाता है। तो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? कहते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर अगर इस पावर हाउस के अंदर अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी बचता है तब भी ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। मगर ये तो नेचर का दिया हुआ एक बफर सिस्टम है जिससे कि हम कम से कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकें, मगर हमें चाहिए कि ऐसी नौबत कभी ना आए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन कैसे 6 स्टेप में रुक के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और कौन कौन से बीमारी या कंडीशंस में अगर इन 6 स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो हमें सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।